यू लाइक एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मार्जिनल वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब का तीसरा पार्ट है। समझने के लिए तीनों पार्ट को अलग अलग किया गया, जो आज हम मार्जिनल वर्ब को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि तीनों में डिफरेंट क्या है। अगर डिफरेंट नहीं होता तो तीनों का नाम अलग अलग नहीं होता। तो तीनों का नाम प्राइमरी, मोडाल्स और मार्जिनल रखा गया। इसका मतलब है जो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। इसी डिफरेंट को समझने के लिए पहले हम लोग इसको समझ लें, फिर आगे सेंटेंस के थ्रू भी समझेंगे। तो प्राइमरी वर्ब हमने प्राइमरी वर्ब वाले वीडियो में समझाया है कि प्राइमरी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नंबर 2, वो मेन वर्ब का भी कार्य करता है। नंबर 3, वो हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है। तो वो इतने कार्य करता है। लेकिन मोडाल्स वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मोडाल्स वर्ब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई आए, यू आए, ही आए, दे आए, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, टीचर्स आए, टीचर आए, बॉयज आए, बॉय आए, ये सभी में मोडल्स वर्ब्स कैन, सब में कैन आएगा, कुड सब में कुड आएगा, मे सब में मे आएगा। यानी जितना भी मोडल्स वर्ब है वो सबके साथ आएगा। नंबर 2, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है ओनली, मेन वर्ब का कार्य नहीं करता है। तो प्राइमरी वर्ब और मोडल्स वर्ब में क्या डिफरेंट है वो आप समझ गए। अब हम लोग चलें मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब 3 है, यूज्ड टू। अब यूज्ड टू का मतलब लिखा हुआ है करता था, पास्ट हैबिट। ये पास्ट हैबिट की बात बताता है, यानी जो पहले जो हैबिट थी, अब वो हैबिट अभी नहीं है। नंबर 2, नीड नॉट। नीड के साथ जब नॉट लग जाता है तो ये मॉडल वर्ब का कार्य करता है, जरूरत नहीं है। और डेयर नॉट, डेयर नॉट भी जब डेयर नॉट होता है तो ये मॉडल्स वर्ब का कार्य करता है। तो यूज टू हो, नीड नॉट हो, डेयर नॉट हो, इस सिचुएशन में ये मॉडल्स वर्ब का कार्य करता है। और जब हम ये टू, यहां से टू को रिमूव कर दें, नॉट को रिमूव कर दें, यहां भी डेयर के बाद नॉट को रिमूव कर दें, तो ये मेन वर्ब का कार्य करता है। अब इसके 5 फॉर्म हो सकते हैं। यूज मतलब यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग, यूजेस, 5 फॉर्म बन सकता है। नीड, नीड का भी 5 फॉर्म, नीडेड, नीडेड, नीड्स, नीडिंग, नीड्स। डेयर का भी 5 फॉर्म बन सकता है, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। तो इसीलिए मार्जिनल वर्ब नाम इसको रखा गया, क्योंकि ये दोनों कार्य करता है। मेन वर्ब का भी कार्य करता है और मॉडल वर्ब का भी कार्य करता है। तो इसीलिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया समझने के लिए। अब हम लोग थोड़ा ये समझें कि जब हम
मॉडल्स वर्ब का यूज करते हैं तो उसमें देखिए, इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझें। जैसे ही यूज्ड टू बी, he used to be a monitor। अब देखें यहां पर, वह मॉनिटर हुआ करता था। जब यानी कोई जब अपने क्लास में जब वो पढ़ता था तो अपने क्लास में मॉनिटर हुआ करता था, तो इसलिए यहां पर यूज्ड टू बी का यूज हुआ। इधर देखें, यू नीड नॉट टू बी एन एडवोकेट, कहता है तुम्हें वकील बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वकील बनने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट बी एन एडवोकेट। इसी तरह से यू डेयर नॉट be a singer, कहता है यू डेयर नॉट बी अ सिंगर, तुम्हें गायक बनने की साहस नहीं है, तुम्हें सिंगर बनने की साहस नहीं है। तो ये थ्री वर्ब जो है इसको हम मार्जिनल वर्ब के नाम से जानते हैं, और इन वर्ब का दो कार्य होता है, एक मेन वर्ब में भी कार्य होता है, दूसरा मॉडल्स वर्ब में भी कार्य होता है, इसलिए इसका नाम मार्जिनल वर्ब रखा गया। अब हम कुछ बातें कहने जा रहे हैं कि अगर इंग्लिश सीखना है तो कॉपी कलम लेकर के बैठें, जो पॉइंट है मेन पॉइंट को नोट करें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगा और इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देने जा रहा हूं। जैसे आप सबसे पहले क्या समझाए थे, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपने मन में या कॉपी पे सबसे पहले एक सब्जेक्ट लें। सब्जेक्ट लेने के बाद आप एक फिर वर्ब लें। आप किस टेंस से वर्ब लेना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ब लें। और थर्ड वर्ड जो हमने कॉम्प्लीमेंट का बताया, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कोई भी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का कोई भी एक वर्ड लें, सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। नंबर 2 कि आजकल लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़वाना चाहते हैं। बच्चे इंग्लिश बुक लेकर के स्कूल में जाते, वहां से लेकर फिर अपने घर में आते। जब वो बुक खोलता तो किसी तरह से पढ़ तो लेता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि घर में सभी हिंदी में बात करते, स्कूल में सभी हिंदी में बात करते, जहां भी जाते आसपास सब हिंदी में बातें करते,
तो वो जब इंग्लिश बुक लेकर के बैठता है पढ़ने के लिए तो उसे कुछ समझ में आता नहीं, तो फिर पढ़ना नहीं चाहता। अब उनके पेरेंट्स बच्चे के ऊपर फोर्स डालते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं ताकि बच्चे उससे इंटरेस्टेड हो? तो देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे कि बहुत से लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं। उनको यह नहीं पता स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के बाद हमें वहां पर क्या करना है। वो सोचते हैं कि हम ज्वाइन किए और 2-3 महीने के बाद फटाफट मुझे इंग्लिश बोलने आ जाएगा। लेकिन एक बात जानते हैं, जो बचपन से क्लास 1 से नर्सरी क्लास से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आया, क्लास 12 पास हो गया, लेकिन उसको इंग्लिश बोलने नहीं आया, उसको इंग्लिश समझने नहीं आया, सिर्फ किताब पढ़ सकता है, छोटे छोटे सेंटेंस का मीनिंग समझ भी सकता है, थोड़ा छोटा छोटा सेंटेंस बोल भी सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो होना चाहिए वो उसे नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आप जब इंग्लिश सीखने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं कि पहले आप बुक को पढ़ करके समझें। 3, 4, 5th क्लास के जो जिसमें इजी वर्ड लिखा होता है, उस बुक को लेकर के आप पढ़ें। अब पढ़ करके उसे समझने की प्रयास करें। जब आपको वो पढ़ करके समझ में आने लगेगा, तभी आप स्पोकन क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, वरना कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर का थोड़ा बहुत हेल्प लेना पड़ेगा। जो बेसिक ग्रामर है उसको तो सीखना ही पड़ेगा। बिना ग्रामर सीखे आप करेक्ट इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठें और जो बोर्ड पर हम लिखते हैं, जो पढ़ाते हैं, वीडियो को बार बार देखें, समझें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और बोलने की प्रैक्टिस करें, सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से टीचर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। आजकल बच्चे इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, उसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखना है, लेकिन बहुत से टीचर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराते हैं, तो इससे बच्चों को और जटिल हो जाता है। और मैंने ये रास्ता निकाला कि नहीं, पहले आप सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखे। सेंटेंस बनाना आपको आ गया तो उसका हिंदी बनाना तो आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको हिंदी समझना है, हिंदी तो बोलना तो है नहीं, आपको तो इंग्लिश बोलना है, फटाफट इंग्लिश बोलना है। समझने के लिए थोड़ा हिंदी का सहारा लेना है। तो सेंटेंस इंग्लिश में बनाते जाए, और सेंटेंस बनाने के लिए कौन सी पार्ट्स को हमें जरूरत है, तो वो हर पार्ट का अपना प्लेस होता है सेंटेंस में, उस प्लेस को समझे। तो जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया, और जब मेन वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा। इसके बाद तो फिर आप धीरे धीरे प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है। जब ये आपका कंप्लीट होगा तो फिर इस सब पर हम सेंटेंस बनवाएंगे और प्रैक्टिस
प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। तो इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, हमारा वीडियो आप देखेंगे, धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा वीडियो हम देंगे। मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका अच्छा परसेंटेज आता है और इंग्लिश बोलना भी शुरू कर दिया है। तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं, आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी इंग्लिश लिखना, समझना, बोलना सब आ जाएगा। तो अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल अगर अच्छा लगे तो आप लोगों से निवेदन है कि एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ओके, थैंक यू।